ठीक है, चलो, so let's complete this discussion of why compounds of scandium, zinc and calcium are not colored. So एक दफा रिकॉल कर लें, स्कैंडियम का ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड इज 3+। हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछली क्लास में लिख ली थी। स्कैंडियम 3+ इज 3p6 3d0 और 4s0। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहते हैं द d ऑर्बिटल इज एम्प्टी, देयर आर नो d ऑर्बिटल। तो अगर d ऑर्बिटल एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या होगा कि कलर्स के लिए हमने कहा था ना d ऑर्बिटल स्प्लिट होना जरूरी है, तो इसमें तो स्प्लिटिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, उस दिन हमने लिखा नहीं था। सो द d ऑर्बिटल इज एम्प्टी, ऑर्बिटल इज एम्प्टी, ठीक है, एंड हेंस कैन नॉट स्प्लिट, कैनॉट स्प्लिट। अच्छा, एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगी तो वो 3p से जंप करके कहां जाएगा? 3p से जंप करके फिर वो जाएगा 4s में। ठीक है, 3p से 4s में, क्योंकि 3p के बाद तो 4s आता है ना। सो 3p से 4s का एनर्जी गैप, अच्छा देखो ना, इफ इलेक्ट्रॉन transits from 3p to 4s। अच्छा, आप कहेंगे सर 4s क्यों, 3d क्यों नहीं? क्योंकि 3d आपको पता है ना, जब ऑर्बिटल खाली होते हैं तो 4s का एनर्जी लेवल लोअर होता है ना। 3p to 4s, तो जो एनर्जी, जो रेडिएशन होगी ना, वो लाइट स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करेगी। ठीक है, देन द एनर्जी गैप, then the energy gap is large, and will not be in a region of visible light, will not be in a region of visible light, ठीक है। सो इसकी तो ये वजह है कि इसके अंदर क्या मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, d ऑर्बिटल इज एम्प्टी, हेंस कैन नॉट स्प्लिट, इसका d ऑर्बिटल। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करना है तो 3p से 4s में करना है। इसका एनर्जी गैप इतना बड़ा होता है कि ये लाइट के रीजन में लाई नहीं करता। और अगर ये लाइट के अलावा कोई और रेडिएशन अब्सॉर्ब करता भी है, लाइक अगर हम ये कहते हैं भाई इसने एक्सरेज अब्सॉर्ब कर ली या इसने यूवी अब्सॉर्ब कर ली, तो वो फिर कलर्स को तो नहीं चेंज कर सकती ना, क्योंकि लाइट के रीजन अब्सॉर्ब होगा तो कलर आएगा। तो ऑल द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू देम एंड दे अपीयर, इनके सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को उस दिन कैल्शियम का भी एग्जैक्टली यही रीजन था। अच्छा, कैल्शियम की तो कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी होती है ना, तो पहले जरा कैल्शियम को समझ लें। तो सेम आंसर फॉर कैल्शियम में देखो, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3p6 4s0। ठीक है, तो वही इसके अंदर भी ऐसे ही होगा कि वही, ठीक है, द एनर्जी गैप, वही डेल्टा ई एनर्जी गैप बिटवीन 3p and 4s is large, and electrons can transit by absorbing radiations with energy greater than visible, with energy larger या greater than that of visible light। तो ये भी विजिबल लाइट, तो इसका जो 3p और 4s का जो एनर्जी गैप है वो लार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांजिट बाय अब्सॉर्बिंग रेडिएशन विद एनर्जी greater than that of visible light। ठीक है, तो ये भी
विजिबल लाइट नहीं ऑब्जॉर्ब करेंगे। और जिंक में तो डी ऑर्बिटल कंप्लीट है ना, तो जब डी ऑर्बिटल कंप्लीट है तो उसके अंदर जो ट्रांजिशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर स्प्लिटिंग तो हो जाएगी डी ऑर्बिटल की, बट ट्रांजिशन नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमने कहा था ट्रांजिशन होने के लिए डी ऑर्बिटल में जगह खाली चाहिए। सो जिंक के अंदर द कंप्लीट डी ऑर्बिटल इज कंप्लीट, so electrons cannot transit in the splitted d orbitals, not transit between splitted d orbitals. Once again avoid मैं3D और 4s में एनर्जी गैप का फर्क है, ठीक है। जो 3D और 4s का मुकाबला, ठीक है ये बात। चलो अब ये हो गया इसके रीजन। अब एक दो चीजें और बता के ना फिर मैं आप लोगों को आज लैगिन एक्सचेंज रिएक्शन जो इसका लास्ट पार्ट है, लैगिन एक्सचेंज रिएक्शंस, केस स्टैब, ये 2-3 चीजें हैं। अच्छा एक चीज ये समझिए, ये डी और ये कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते कैसे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पिछली क्लास में हमने देखा था, कलर्स भी पढ़ लिए, बट ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते कैसे हैं। ये जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, ये अपने डी ऑर्बिटल के खाली ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा तो मैं याद है जब मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि ये कैटलिस्ट के तौर पे कैसे यूज होते हैं, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। तो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट में मैंने क्या कहा था, वो अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लेक्सेस भी ऐसे ही बनाते हैं, तो इसका भी ये भी बात समझ लो। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूज द एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, बल्कि रादर कहना चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स, दे भी नहीं और भी इस्तेमाल हो सकते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स टू accommodate electrons of lone pairs of ligands। अच्छा चलिए मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। देखो इसकी एज सच हमारे सिलेबस में एग्जांपल नहीं है, हमारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं, उनका अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा लेकिन ये होना चाहिए energetically favorable and should be energetically favorable, should be energetically favorable, यानी वो वाली बात जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी, फेवरेबल के इसका जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। एनर्जेटिकली फेवरेबल होना चाहिए। चलिए देखें एग्जांपल इसकी मैं देता हूं। एग्जांपल एक ये कॉम्प्लेक्स है CuNH3 4 2+, ठीक है। इसका जो इसके अंदर कॉपर ये ट्रांजिशन है और ये इसके 4 अमोनिया लाइगेंड्स हैं, ये लाइगेंड ओके। अच्छा ये ठीक है, ये आपका मेटल आइन, ठीक है, कॉपर मेटल आइन और ये 4। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा लिखते हैं।
कॉपर 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो जरा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर 2+, लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cu2+, इसको जरा लिखते हैं। कॉपर 2+ की, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद है आपको? 3d10 4s1 याद है? 3d10 4s1। तो कॉपर 2+ की कन्फिगरेशन क्या होगी? आर्गन जी बोले, आर्गन 3d9 बस ऐसे है ना? अच्छा, इसका लेकिन मत बोलो आप फोर्थ शेल में चले गए ना, फोर्थ शेल है ना इसके अंदर, वो अलग बात है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लेकिन फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन तो था ना जब कॉपर था। तो जब आप फोर्थ शेल में होते हैं तो याद रखें उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया फोर्थ शेल में से। हमने एएस में पढ़ा था फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होते हैं, 4s 4p 4d 4f। तो इसके अंदर 4p भी है, इसमें 4d भी खाली है लेकिन है, इसमें 4d भी है, इसमें 4f भी है, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर चले मैं लिख देता हूँ 4d भी है और वो भी खाली है, 4f भी है। या अक्सर बच्चे मुझे पूछते हैं सर कहाँ से है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं है, रीजन तो है ना, क्योंकि हमने एस में पढ़ा था जब फोर्थ शेल पे आ जाते हैं ना, तो फोर्थ शेल में 4 सब शेल होते हैं, ठीक है। सो यू हैव ऑल दोस रीजन्स बट दे आर एम्प्टी। अब इसके बाद देखें कितनी जगह खाली है। अब जब ये 4 अमोनिया के साथ बनाते हैं ना, मैं अब आपको बताता हूँ ये कैसे, इसका गेम कैसे होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, यहां के सामने आ गया। अब जब ये 4 अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाता है ना, 4 अमोनिया एक्चुअली हर अमोनिया एक लोन पेयर लेके बॉन्ड करेगा, याद है ना इसका डायग्राम? एवरी लाइकेंड हैव अ लोन पेयर, वो लोन पेयर ले, मोनोडेंटेट है तो वो एक एक लोन पेयर लेके 4 अमोनिया आएंगे, वो लोन पेयर के साथ ये बॉन्ड बनाता है ना। अच्छा बाय द वे, इसका जो ये 4 लोन पेयर लेकर आएंगे, अब ये क्या करता है 3d9, इसको देखिएगा, ये 3d9 3d के 5 होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 कर दिया मैंने, 5। अच्छा 3d9 होता है ना, 1 2, कैसे कर आपको 3d9 जरा याद दिला दूं, दिस इज 3d9। फिर आपके पास 4s है, खाली है इस वक्त। फिर आपके पास 4p है, खाली है इस वक्त। 4p के आगे मुझे जरूरत नहीं है, इसे लिख नहीं रहा, आप उसको चाहे तो ऐसे लिख दें, लेकिन अभी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले स्टेप में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसका चला जाता है 3d से 4p में, इसको कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद है इसमें पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन, जब आपने पढ़ी थी तो हाइब्रिडाइजेशन में पहले एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है, ये कहलाती है एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जंप करके चला जाता है ये। तो अब इसका जो नया कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है आफ्टर एक्साइटेशन, ये कब हो रहा होता है, जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा ना। देखो ये तो कॉम्प्लेक्स बनने से पहले है, ये किसका है, ये कॉम्प्लेक्स, ये Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन है। जब कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है ना, तो ये काम शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप एनर्जी देते हैं ना, तो वो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहाँ ले आती है। तो अब इसकी नई कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या हो गई, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करके चला गया, 2 3 4 5, इधर 1 2 3, तो देखो इधर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया इसका। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि वो आखिरी वाले में जाए, 4p के तीनों में से किसी में भी जा सकता है, मैंने आसानी के लिए आखिरी में उसको डाला है। ये हो गया इसका अब एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब सर ये बॉन्ड बनाने पे आएगा, अब मैं आपको जरा दिखाता हूँ ये बॉन्ड कैसे बनाएगा। 4 अमोनिया के जो 4 लोन पेयर है ना, वो यहाँ आ जाएंगे, ये अपना अमोनिया अपना जो लोन पेयर है वो लेके इधर, तो इधर इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये NH3 है ना,
फिर एक NH3 अपना लोन पेयर लेके इधर दो आ जाएंगे, फिर तीसरा NH3 अपना लोन पेयर लेके यहाँ इधर दो हो जाएंगे, और चौथा NH3 अपना लोन पेयर लेके इधर आ जाएगा, ये 5 चौथा NH3 होगा। ये आपका हो गया, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। ये अब जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये बन गई इसकी कॉम्प्लेक्स की। तो आप चाहें तो इसको अलग अलग दिखा दें, मैं पहले इसको बना दूं, फिर आगे इसको एक सेकंड रुक जाए। नहीं होता नहीं है ना ऐसा, यानी मेरी मर्जी से तो नहीं चलेगा, ये जैसे बनता है मैंने वैसे ही बनाया है। देखो हर एक एक मिनट आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ, तो मैं चाहूँ इसको ना, तो जरा इसको अलग अलग दिखा दूँ, रुक जाए। तो एक्साइटेड स्टेट अलग दिखा रहा हूँ, और उसके बाद ये आपकी हो गई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट बेटे, एक मिनट मुझे लिखने दें, मैं फिर आपको पूरी बात क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखें आपके जो सवाल का जवाब है ना, पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं कि आपने डायरेक्ट उन खाली में क्यों नहीं भर दिया। और आप मुझसे ये कहेंगे ना सर ये 4 खाली आप भर देते हैं, तो देखें मैं कुछ भी कर देता, जो रियल केमिस्ट्री है मुझे वो बताना पड़ेगा ना, इसमें होता क्या है। ठीक है, जो होता है वो, और हर एक के अंदर अलग अलग होता है। जब ये 6 वाटर के साथ बनेगा उसमें कुछ और होगा। अच्छा, कॉपर 2+ की जगह अगर कोबाल्ट 2+ होगा वो अलग काम करेगा। हाँ, ये हर एक के अंदर अलग अलग होता है। अच्छा, हमारे सिलेबस में मैंने आपसे कहा, फॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये कैसे होता है ना, बस आपको एक मैंने एग्जांपल दे दी थी समझाने के लिए कि ये एनर्जेटिकली फेवरेबल काम है। एनर्जेटिकली फेवरेबल का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी आप देते हैं ना इसके अंदर, वो इसको इस प्रोसेस को स्टेबल रखती है। यानी इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स है ना वो बन जाएगा, ये फेवरेबल। अब याद है ना मैं डेल्टा जी पढ़ा था कि कौन से रिएक्शन फेवरेबल होते हैं कौन से नहीं होते। सो हर एक के अंदर ये अलग अलग तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, इस केस में आप मुझसे पूछेंगे ना ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जब ये कॉम्प्लेक्स बना, तो दिस इज कॉल्ड DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। एक D, एक S और 2 P, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ये आता नहीं है, जस्ट टेलिंग यू, इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। किसी और में कोई और तरह की होगी जी। अच्छा, एक पहले आप पूछें, आप क्या पूछ रही थी। एक्साइटेशन में जो 3D का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें अभी तो आपको समझा रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स में यही कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, दिस इज अ फैक्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। आप जैसे बड़ा हमसे देखें, there are hundreds of things that could have been done ना। आप कहते हैं सर आपको जंप कराने की जरूरत है, क्या इधर कर दें। मैं आपको वो नहीं बता रहा जो हम कर सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ जो होता है। ठीक है, इसके अंदर होता ही ऐसे है, जब ये बनता है तो ये इसी तरह पहले जंप करके जाता है, फिर जगह खाली होती है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर क्या हर कॉम्प्लेक्स में ऐसे ही होता, नहीं। कॉपर जब वाटर के साथ बनाएगा अलग बिहेवियर होगा, क्लोराइड के साथ बनाएगा अलग बिहेवियर होगा। तो हर एक के ना एक एनर्जेटिक फिजिबिलिटी निकलती है, वो फिजिबल वाला काम करता है। इससे ये फिजिबल प्रोसेस है कि जंप करके पहले वो जाता है 3D में, ये जगह खाली होती है, यहाँ अकोमोडेट करता है। तो जस्ट जी नहीं, वैसे नहीं कर सकते, यानी थोड़ा डिफरेंस होता है, क्लोराइड के साथ थोड़ा डिफरेंटली होता है। तो ये हाँ ये है कि थोड़ा इसका जो यानी सिमेट्री होगी ना, आप देखें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का भी थोड़ा फर्क होता है। तो ये आप इस तरह एक क्लियर स्टेटमेंट हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें देखना पड़ता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो रही है। जिस तरह देखो ऐसे है ना, कार्बन याद है, कार्बन sp2 भी करता था, कार्बन sp3 भी करता था, कार्बन sp भी करता था, ये भी ऐसे ही करते हैं, या अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। एनर्जेटिकली फिजिबल का मतलब है कि जो रिएक्शन में एनर्जी अवेलेबल है वो ये रिएक्शन कर दे। वो याद करो एनर्जेटिक्स हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था जब डेल्टा जी नेगेटिव निकलता है तो वो एनर्जेटिकली फिजिबल है। तो तुम इस प्रोसेस का जब डेल्टा जी कैलकुलेट करोगी तो वो नेगेटिव आएगा या हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, आप जो पूछ रहे हैं ना सर एनर्जेटिकली फेवरेबल, मैं एक और आपको पर्सपेक्टिव देता हूं, और वो मैं अभी पढ़ाऊंगा भी। देखो एक और तरीके से ट्रांजिशन में देखते हैं, हाउ डू आई नो कि ये एनर्जेटिकली फेवरेबल है। इसके लिए हम ट्रांजिशन में वर्ड यूज करते हैं, द प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज अ स्टेबल वन। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बना है, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स बना है
ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ये वाला CuNS32 इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और ये स्टेबल है या नहीं है, इसको निकालने के लिए मैं आपको अभी कैलकुलेशन कराऊंगा एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की और K स्टैफ, ठीक है, वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है। तो ये एनर्जेटिकली फीजिबल है या नहीं है उसकी कैलकुलेशन अभी हम थोड़ी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक, तो आपको पता चल जाएगा। चलो अब ये आपको मैंने बैकग्राउंड दे दिया कि ये कैसे अपने डी ऑर्बिटल यूज करते हैं। चलिए इसको यहाँ अब कंप्लीट करके अब हम स्टार्ट करते हैं लैगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस। एक नई फाइल बना लो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो बोलो 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 बोलो। नहीं यार, नहीं यार, एग्जाम्पल दिए बस। चलो starting with one of the most important part of this chapter, ligand exchange reactions। ये एक तरीके से समझो ये ऑलमोस्ट सर्टन है कि इस पे सवाल आएगा। वैसे तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था ट्रांजिशन पे सवाल आने ही आना है, पत्थर पे लकीर है, ट्रांजिशन पे सवाल आता ही आता है। क्यों, लॉजिक मैंने आपको लास्ट टाइम बता दी थी, ये इनऑर्गेनिक का बाहर बड़ा चैप्टर है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में ग्रुप 2 है जो ना होने के बराबर है। तो इस पे तो 25 से 30 मार्क का सवाल आता ही आता है, ठीक है। चले लैगेंड एक्सचेंज, इसमें क्या होगा, एक लैगेंड दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देगा और जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अ लैगेंड या लैगेंड्स एक या एक से ज्यादा, ठीक है, विल सब्स्टिट्यूट द अदर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। दायरा सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉलिड में से तो मुश्किल होता है। अ लिगैंड विल सब्स्टिट्यूट द अदर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, ठीक है, टू फॉर्म अ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमारे सिलेबस में कॉपर 2+ और कोबाल्ट 2+ के एक्सचेंज रिएक्शंस हैं, वाटर के साथ, अमोनिया के साथ, OH के साथ और क्लोराइड के साथ। और कलर्स भी इन चारों के आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा एग्जामिनर ने कलर्स याद करने के लिए नहीं कहा, मैं एहतियातन आपको कुछ कलर्स फिर भी बता दूंगा। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लैगेंड। अच्छा तुम अगर कॉपर 2+ के समझ लोगे ना, कोबाल्ट 2+ के एग्जैक्टली वैसे ही हैं, बिल्कुल से फॉर्मूले भी वही है, रिएक्शन भी वही है, सिर्फ कॉपर की जगह Cu की जगह CO हो जाएगा, एक बात। और दूसरा ये फर्क होगा, कलर में फर्क होगा बस, उसके रिएक्शंस दोनों के बिल्कुल जैसे हैं। तो मैं कहता हूँ एक याद कर लो तो समझो तुम्हें दूसरा याद हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लैगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस ऑफ कॉपर 2+। लैगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस ऑफ कॉपर 2+, Cu2+, ठीक। चले स्टेप बाय स्टेप आए, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, थोड़ा डिले के साथ आ रहा है। अच्छा रिएक्शंस ऑफ Cu2+, सबसे पहला रिएक्शन, पहले हम देखो आपको बताते हैं। ओ लेवल से तुम एक चीज पढ़ते हुए आ रहे हो, वो अब आपको समझ में आएगी। वो सारी ओ लेवल पे चीजें जो तुमने पढ़ी है ना या AS में लैब्स में करी हैं, तो मैं अब उसकी रियल लॉजिक समझ में आएगी। जरा याद करो, ओ लेवल में तुम्हें कहा गया था कि केमिकल टेस्ट ऑफ वाटर, पानी का टेस्ट, किसी को याद है क्या होता था? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आप डालते थे और क्या कलर आता था? ब्लू, ब्लू आ जाता था। या कोबाल्ट डालते हैं तो पिंक आ जाता था, याद है? अब उसकी वजह क्या होती थी? कब जब भी कॉपर 2+ आयंस का सॉल्यूशन होगा ना, यानी एनी सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कॉपर 2+, वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। सो व्हेनेवर, ओके, सो याद रखो, अ सॉल्यूशन
अच्छा इन कहना चाहिए, इन अ सोल्यूशन ऑफ Cu2 plus aqueous, ठीक है, दैट इज व्हेन a soluble कंपाउंड कहना चाहिए, सॉल्ट तो नहीं कहना चाहिए, सारे सॉल्ट, कंपाउंड ऑफ Cu2 plus, एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, is added to water, तो अब देखो क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉमा CuH2O6 2 plus is formed। हमेशा जब भी कॉपर का तुम सॉल्युबल सॉल्ट पानी में डालोगे, कोई भी कॉपर का सॉल्युबल, तो वो कॉपर आयंस वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं CuH2O6। इसका शेप पे हम पढ़कर आए हैं, याद है, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो इसकी इक्वेशन अगर लिखने के लिए आ जाए तो सिंपल आप लिखेंगे Cu2 plus 6H2O, ठीक है, गिव्स CuH2O6। अच्छा रिवर्सिबल साइन डाला करें क्योंकि रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल साइन डाला करें, ठीक है। एक्वस, ये 2 प्लस। और किस कलर का सोल्यूशन होता था ये? ब्लू सोल्यूशन। सर कलर्स तोते की तरह याद कर लें इसके, ब्लू सोल्यूशन। अच्छा ब्लू सोल्यूशन या पेल ब्लू सोल्यूशन, पेल भी अलाउड है एक्चुअली, ये पेल ब्लू सोल्यूशन होता है, ये बहुत ज्यादा डार्क नहीं होता है, इट्स अ पेल ब्लू सोल्यूशन। तो ज्यादा कॉपर 2 प्लस का कोई कलर नहीं होता, हाँ उसके आयंस के कलर, यानी जब वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं पानी में जाते हैं तो कलर होता है। कॉपर 2 प्लस के सॉल्ट्स के कलर्स होते हैं ना, इस तरह एनहाइड्रस, तो जैसे ही वो पानी के अंदर जाते हैं तो वो कलर, वो ये ब्लू सोल्यूशन बनाता है, ठीक है। जी हाँ, ब्लू ही तो होता है, कहता रहा हूँ। नहीं आप जो कह रही है ना वो मैं भी वही कह रहा हूँ। जब आप कह रही है ना कॉपर 2 प्लस एक्वस, इसका मतलब है ये बना हुआ है, एक्वस है, एक्वस यानी मैंने अलग से नहीं दिखाया, पानी में डाल रहा है ना आपने, वैसे तो सॉलिड होगा, अगर सॉल्ट की फॉर्म में फिर तो सॉलिड है। अगर आप देखें यूं करें ना, अगर आप यहाँ सल्फेट लिखेंगी ना तो नहीं, कॉपर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है ना वो ब्लू नहीं है, ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू है। तो जब आप यहाँ कॉपर सल्फेट लिखेंगे ना तो फिर उधर भी आगे सल्फेट लिख दीजिएगा, या SO4 अगर यहाँ लिखे तो आगे SO4 लिख दें उधर, ठीक है। वही की बात, सल्फेट आयंस पानी में रहते हैं, नहीं बच्चे उनसे पूछते हैं कि सर ये सॉल्ट है तो SO4 अगर मैंने यहाँ लिखा तो फिर SO4 आप यहाँ भी लिख देना, तो ये SO4 स्पेक्टेटर है, ये कैंसिल हो जाएंगे यूं करके। समझ आ रही है आपको बात? तो ये इसलिए मैंने SO4 को शो नहीं किया, वो तो सोल्यूशन में तो वो रहेंगे ना, वो जाएंगे थोड़ी। अच्छा अब आगे आइए नेक्स्ट। अब अगर इसमें, अच्छा अब जरा एक ओ लेवल्स की चीज याद करो, एएस में भी किया होगा तो टेस्ट फॉर उसमें कॉपर का टेस्ट, कॉपर 2 प्लस का, अच्छा दो रिएजेंट्स यूज होते थे, एक्वस NaOH एंड एक्वस अमोनिया। अच्छा चलो पहले याद करते हैं, पहले अमोनिया का कर लेते हैं। पहले एक्वस अमोनिया का रिजल्ट क्या आता था? व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया एडेड, क्या होता था? नहीं, फ्यू ड्रॉप से ब्लू नहीं होता था, एक्सेस में ब्लू है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू प्रेसिपिटेट्स। और जब व्हेन अमोनिया एडेड इन एक्सेस तो हम कहते थे डार्क ब्लू सॉल्यूशन बन जाता था, ठीक है। अब जरा ये दोनों बातें बताता हूं आपको, देखिए जब आप, अच्छा और NaOH का क्या होता था? एक्वस NaOH का, when few drops of aqueous NaOH are added तो blue precipitates which are insoluble in excess, जब आप उसमें excess NaOH डालते थे insoluble in excess, ठीक है। नहीं सर इसमें डार्क ब्लू नहीं होता, अमोनिया में डार्क ब्लू होता है, NaOH में डार्क ब्लू नहीं होता, ठीक। अब उसकी वजह सुनो, सबसे पहले जब तुम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया डालते हो ना तो अमोनिया एक्ट्स एज अ बेस, ठीक है। व्हेन few drops of NH3 is added, NH3 is added to
अच्छा देखो लिखते हम यूं ही हैं, एक्वस कॉपर। एक्वस कॉपर का मतलब ही वो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है। व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया इज एडेड, तो बच्चों इसके अंदर ये जो CuH2O6 है, इसके अंदर ये जो अमोनिया होता है ना, ये बेसिकली एक्ट करता है एज अ बेस। ये बना लेता है कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉलिड। इसका कलर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉलिड, ये होते हैं ब्लू पीपीटी। अच्छा, इसमें आप चाहें तो H2O4 लिखें, आप चाहें तो H2O4 ना लिखें, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये दोनों अलाउड हैं आपको अभी, प्लस ये। अच्छा, अब ये बन जाता है जब आप इसके अंदर अमोनिया डालेंगे ना, तो ये बन जाएगा NH4+। बैलेंसिंग चेक कर लेना एक दफा इसकी बैलेंसिंग चेक कर लीजिएगा। एक second। अच्छा देखो भाई, इसका अ, अच्छा इसको ना एक और, अच्छा आपने बैलेंसिंग चेक की इसकी? बैलेंसिंग चेक की? अच्छा, यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा के देखें, अब चेक करें। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसी इक्वेशन को ना अगर यूं लिख दिया जाए, देखो ये ब्लू पीपीटी इसके होते हैं, और सुनो इसको, एग्जामिनर विल अलाउ यू इफ यू राइट इट एज CuOH2 प्लस 6 वाटर प्लस 2 NH4, ये भी अलाउड है। हाँ सर, एक ही बात, अलग भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये दोनों अलाउ करेगा एग्जामिनर। ये ब्लू प्रेसिपिटेट जो होते हैं ना, इसके भी ब्लू होते हैं, एक ही बात होती है। आप इसकी क्वेश्चन की मार्किंग की देखिएगा, उन्होंने दोनों अलाउ किया हुआ होगा आपको, ब्लू पीपीटी। बल्कि दूसरा वाला जो है ना ज्यादा कॉमन नहीं लिखना। तो वो जो ब्लू प्रेसिपिटेट्स आते हैं ना, जब तुम एक्वस ये डालते हो, तो ये जो ब्लू प्रेसिपिटेट्स आते हैं, ये इसके आते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड के आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब तुम इसको एक्सेस यहाँ पर, जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे हट गए ना बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन से देखो, उस वाले रिएक्टेंट को देखो, तो 6 के 6 हट गए ना, ठीक है। 6 के 6 हट गए, वहां पे सिर्फ मैंने OH दिखाया, ओके। अच्छा जी, अब आइए, अगर हमारे पास ये हो, क्या नाम है इसका बेटा, इधर रिएक्टेंट से देखो ना। सर मैंने उसको, आप वो बैलेंस कर लेंगे सर, आपने पहले देखा, ये मैंने इसको तोड़ के लिख दिया ना यार। चलो मैं इसको यूं दिखा देता हूँ, CuH2O6, तो बैलेंस हो जाएगी, बैलेंस का मसला नहीं। सर मैंने इसको यूं कर दिया ना, बजाय इसके कि मैंने उन दोनों को साथ साथ लिखा, मैंने इसको यहाँ पर CuH2O2 कर दिया, उस पर 6 वाटर, यानी ये चीज ये चीज जो है ना, इसको फर्दर ये हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, बजाय इसके कि हम यूं लिखें, हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। अच्छा, बैलेंसिंग ऐसे ही करें, यहाँ 4 ही आएगा ना, तो 2 OH उधर लग गए, ठीक है, सही, 4 ही आएगा, 2 OH उधर लग गए, तो वाटर के 2 OH उधर लगे और 2 उधर से उसने गेन कर लिया ना, या 2 ही आएगा, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अच्छा ये समझ में आ गया रिएक्शन, इसको तोड़ के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका, इसमें अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस। क्यों? क्योंकि अमोनिया इज कन्वर्टिंग टू अमोनियम, रिमेंबर की पॉइंट है, अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस, नॉट अ लैगिन। इसमें लैगिन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। सो NH3, नोट NH3 इज एक्टिंग एज अ बेस।
is acting as a base. कैसे? यहां पर ये NH3 है, ये प्रोटॉन गेन करके ये NH4 में NH4+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसका बेसिक बिहेवियर है, जहां ये प्रोटॉन गेन कर रहा है और NH4 में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अंदर ये लैगिन की तरह से नहीं बिहेव कर रहा। अच्छा, अब अगर आपने एक्सेस में अमोनिया डाला तो देखिए दो बातें हो सकती हैं। एक्सेस में अमोनिया आपने इसके अंदर डाला या फिर आपने डायरेक्टली पहली दफा एक्सेस में डाला। देखें, एक तो ये होता है ना, पहले फ्यू ड्रॉप्स डालें और फिर उसी में एक्सेस डालें। तो पहले बता रहा हूं, अगर उसी के अंदर फर्दर इफ मोर अमोनिया, इफ नाउ अमोनिया इज एडेड इन एक्सेस, if NH3 is added in excess, किसके अंदर? टू द सेम सोल्यूशन, अभी जो पीछे सोल्यूशन था उसी के अंदर। तो अब ये लैगिन की तरह बिहेव करता है। ये क्या करेगा, इसमें से OH2 में से ये 4 वाटर जो था, अच्छा इसका चार्ज क्यों नहीं लगा रहा मैं ब्रैकेट के ऊपर? बाय द वे आप देखें, मैंने पीछे भी चार्ज नहीं लगाया ब्रैकेट। हाँ, प्रोडक्ट में देखें कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 OH का चार्ज है 2- और कॉपर का है 2+, तो वो कैंसिल आउट हो गया। 2 OH का 2-, कॉपर का 2+, ठीक है, इसीलिए ओवरऑल चार्ज 0 हो गया। चलो अब इधर देखो, जब इसमें तुम अमोनिया ऐड करोगे ना, इसमें 4 अमोनिया होते हैं। अच्छा, रिवर्सिबल साइन लगाइएगा, यहां पर ये आ जाएगा Cu, इधर बन जाता है NH3 4, वाटर अब रह जाते हैं 2। तो ये अब आपको याद करने पड़ेंगे कि क्या बनता है, ठीक है। ये वाटर रह जाते हैं 2, अमोनिया आ जाते हैं 4, यहां पर जाहिर है बाकी 2 वाटर और 2 OH डिस्प्लेस हो जाते हैं। ये एक्सेस में जब होता है, एक्सचेंज हो गया। अब अमोनिया ने 2 OH हटा दिए और 2 वाटर हटा दिए, ठीक है। अमोनिया ने 2 OH हटा दिए, 2 वाटर हटा दिए, ठीक है। तो आपका ये बन गया। इसका जो कलर होता है ना सर, कलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है डार्क ब्लू सोल्यूशन, जैसे डार्क या स्लैश डीप ब्लू सोल्यूशन। अगर तुम में से कोई कहता है कि सर मैंने एग्जाम में डार्क या डीप का वर्ड यूज नहीं कर, सिर्फ ब्लू लिख दिया, तो 0 मिलेगा। डार्क एंड या डीप इज अ कीवर्ड, ये कीवर्ड है क्योंकि वो डिफरेंस बताता है आपको। उसका था पेल ब्लू, उधर ब्लू एक्सेप्टेबल है, पेल नहीं लिखो, लेकिन इधर आपको जो है ना वो डार्क ब्लू लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर डायरेक्ट तुम डालते अमोनिया, बजाय आप इसको पहले लिमिट में डालते हैं और फिर एक्सेस में डालते हैं, अगर एग्जामिनर ये कहे if excess ammonia is added, NH3 is added to aqueous Cu2+, देखो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखें, अब पिछले वाले में तो हमने पहले फ्यू ड्रॉप्स डाले थे, फिर पहले फ्यू ड्रॉप्स डाले थे, फिर एक्सेस में डाला था। इसके अंदर हम डायरेक्टली एक्सेस में डाल रहे हैं सोल्यूशन के, तो इसमें आपको फिर OH बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, CuH2O6 2+ 4NH3 रिवर्सिबल साइन, डाला मैंने एक बार, क्यों डाला का मतलब हमारी मर्जी, हमने डाल दिया एक्सेस में। पहले आपने फ्यू ड्रॉप्स डाले,
हाइड्रोक्साइड बना, फिर उसमें एक्सेस में डाला। अब ये नया कर रहे हैं हम, डायरेक्टली एक्सेस में डाल रहे हैं, ठीक है। हमने पहले फ्यू ड्रॉप्स नहीं डाले, हमने डाले एक्सेस में, तो उसके अंदर आप हाइड्रोक्साइड बना के नहीं दिखाएंगे। यार कितनी आसान सी बात है, तुम लोग ने इतनी सुनते नहीं हो ना, मैं 4 दफा रिपीट कर चुका हूं, तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में एक दफा सब लोग सुन लें, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में पहले मैंने फ्यू ड्रॉप्स डाले थे तो हाइड्रोक्साइड बना था, फिर मैंने उसी में एक्सेस में डाला तो वो हाइड्रोक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू वो अमोनिया बना। इसके अंदर मैं फ्यू ड्रॉप्स नहीं डाला, डायरेक्टली एक्सेस में डाल रहा हूँ उसको कॉपर के सोल्यूशन में। तो जब डायरेक्टली डालेंगे तो बस वो आपको फाइनल कॉम्प्लेक्स दिखाना होगा। तो CuNH3 4H2O प्लस इसके साथ आप 4H2O अलग से दिखा देंगे, ठीक है। ये वही होगा डार्क ब्लू, डार्क या डीप ब्लू सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2 सवाल आपके जहन में आने चाहिए थे। वैसे तो तुम लोग इतने सवाल पूछते आ रही है, तुम लोगों ने ये सवाल नहीं पूछे जो एक्चुअली क्वेश्चंस थे जी। यहाँ पे लैगेंड की तरह लिखा है, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर अमोनिया इज बिहेविंग लाइक एन लैगेंड। इन अबव रिएक्शन दोनों में, इन बोथ रिएक्शंस, इन both the above reactions NH3 behave like a ligand. ठीक है। अच्छा, अब जरा एक सवाल, जो रिएक्टेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स का, वो है 6, उसमें 6 वाटर हैं। प्रोडक्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, ठीक है। आगे जरूरी नहीं है ऐसा हो, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अब ये सवाल उठेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आगे कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। अभी जब मैं उसको क्लोराइड आयन के साथ कराऊंगा ना, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। तो आपके जहन में सवाल आना चाहिए, सर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर वही रहा था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का, लेकिन बाद में क्यों चेंज हो रहा है। तो एक क्वेश्चन ये है, लेट्स कीप इट एज अ क्वेश्चन, मैं फिर उसका आंसर करता हूँ, एक दफा क्लोराइड पढ़ा दूं। दूसरा सवाल आपके जहन में एक और आना चाहिए था कि ये 4 ही क्यों हटे वाटर, 5 क्यों नहीं हटे, सारे 6 के 6 क्यों नहीं हट गए, ठीक है। 4 ही क्यों हटे, 3 क्यों नहीं हटे, 4 पे आगे क्यों रुक गया मसला। इसका जवाब मैं आपको पहले दे देता हूं सर, क्योंकि 4 अमोनिया रिप्लेस होने के बाद ये मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया था। जब मजीद आप हटाने लगेंगे ना वाटर, तो ये स्टेबिलिटी कम होने लग जाएगी। हम ये कहते हैं फिर ये स्टेबिलिटी रिड्यूस होती है। आपको कहोगे एक सेकंड, तो आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चला, उसका मैंने आपसे कहा अभी मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराऊंगा केस स्टैप, तो वो केस स्टैप से पता चलेगा कि ये कहाँ तक जाएगा। तो ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ना, सो व्हाई 4 अमोनिया रिप्लेसेस वाटर, बिकॉज व्हेन 4 अमोनिया डिस्प्लेसेस वाटर द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स। रियलिटी में क्या होता है, पहले एक हटाता है, फिर दूसरा हटाता है, फिर तीसरा हटाता है, फिर चौथा हटाता है। तो पहला हटता है तो हम कहते हैं यार प्रोडक्ट वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, फिर दूसरा हटता है हम कहते हैं यार प्रोडक्ट वाला कॉम्प्लेक्स अभी भी ज्यादा स्टेबल है, फिर तीसरा हटता है हम कहते हैं अभी भी ज्यादा स्टेबल है, चौथा हटता है हम कहते हैं अभी भी ज्यादा स्टेबल है। जब 5वां हटाने लगोगे ना, वो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स अब लेस स्टेबल हो गया, तो हम कहेंगे भाई चौथे तक जो है ना ये फीजिबल है, 5वें के बाद ये फीजिबल नहीं रहता। गेट इट। ये सारे आंसर्स मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी मैंने आपको बता दिया कि तो दो अभी इन दोनों के आंसर लिखवाने हैं, एक तो ये फिजिबिलिटी वाला, और दूसरा ये बताने का कि भाई ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ चेंज क्यों नहीं हो रहा। आगे चलते हैं, अब अगला रिएक्शन करते हैं। इफ now concentrated HCl is added to Cu2 plus aqueous, ठीक है। इसमें एक क्लोराइड आयंस, कंसंट्रेटेड HCl का मकसद था क्लोराइड आयंस लेना,
HCl से यहाँ पर 4 क्लोराइड आयन्स आते हैं और ये इसको बना देता है CuCl4 2 माइनस प्लस 6 वाटर। ठीक है, CuCl4 ये 4 है, इसमें 4 क्लोराइड आके लगे हैं, 4 क्लोराइड। इसमें शेप चेंज हो गया। इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, देखो इधर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, इसका कलर बहुत जरूरी है। देखो इसका जो कलर चेंज होता है ना, वो होता है ब्लू टू ग्रीन टू येलो। इसका कलर चेंज होता है, फ्रॉम कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन टू येलो। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ जरा, ये ब्लू टू ग्रीन टू येलो की क्या साइंस है। इसका जो कलर है वो तो येलो है, इट्स अ येलो सोल्यूशन, ये येलो सोल्यूशन होता है। ठीक है, अच्छा ये इसकी स्टोरी ये है कि जब आप कंसंट्रेटेड HCl ऐड करेंगे ना, ये जब जैसे जैसे आप HCl ऐड करेंगे, तो जैसे जैसे HCl ऐड करोगे ना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता जाएगा। जब तुम कंसंट्रेटेड HCl ऐड करोगे, HCl एडेड, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता रहेगा एडेड टू द राइट, ऐसे ही है ना, इज एडेड। तो जब ये वाटर का कॉम्प्लेक्स ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है ना, तो ब्लू होता है। जैसे जैसे ये ब्लू येलो में कन्वर्ट होने लगते हैं ना, तो ब्लू और येलो कंबाइन होकर ग्रीन दिखाता है। और जब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने लगती है, क्या नाम है इसके, कॉपर के क्लोराइड वाले कॉम्प्लेक्स की, तो फिर वो आपको येलो कलर का नजर आता है। अच्छा, अब उसी के अंदर अगर तुम वाटर ऐड करो तो कलर उल्टा चलेगा। अगर तुम CuCl4 में ना पानी ऐड करना स्टार्ट कर दो, वाटर एडेड, तो जब तुम वाटर ऐड करोगे तो उसका कलर जो है ना, वो येलो से ग्रीन से ब्लू हो जाएगा। तो क्योंकि जब तुम पानी ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो फिर अब लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। ठीक है, वाटर एडेड, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट। तो इसके अंदर जब इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट। ठीक है, तो इसका कलर चेंज ये होता है। और जब इसके अंदर करोगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट। समझ गए? मेरे बच्चों ये, अच्छा हो गया। और अच्छा, एक सेकंड अगर इसके अंदर, अगर आप कंसंट्रेटेड एक्वस अमोनिया ऐड करते हैं, व्हेन concentrated NH3 is added to CuCl4 2 minus, तो CuCl4 2 माइनस में जब तुम
तो चलो इसको हटा दो। देख लें, ये येलो solution turns to dark ठीक है गाइस। सो अमोनिया जो है ना, वो कंसंट्रेटेड अमोनिया अगर आप इसमें डालेंगे तो अमोनिया Cl को भी डिस्प्लेस करके इसकी जगह 4 अमोनिया आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हम इसके साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, हम इसके साथ ना एक ऑप्शनल कर सकते हैं, आप इसके साथ 2 वाटर भी लिख सकते हैं। दिस इज मोर कॉमनली रिटन एज, इसको अगर आप यूं लिखे ना, सी असल में अमोनिया वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, एक्वा सोल्यूशन है ना, तो वो पानी तो है, ये पानी के साथ मिलके ना ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर लेता है। तो एक्चुअली यानी हम इसको शो तो यूं करते हैं, बट एक्चुअली इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2 वाटर। अब आप कहेंगे सर वाटर कहाँ से, एक्वा सोल्यूशन है, तो पानी तो उसके अंदर है। ये इसलिए है कि ये एक्चुअली जो अमोनिया होता है ना, ये 4 और ये 2 वाटर भी इसके साथ ऐड जाते हैं। असल में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना, तो 6 हो जाता है, तो +4Cl-। ये यूं भी लिखा जाता है, दोनों एक ही बात है, इसका कलर को सेम ही होता है, कलर इसका वो डार्क ब्लू सोल्यूशन लिखा है, इसमें नहीं बनता, ये इसमें लैगिन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सो बोथ आर एक्सेप्टेबल इक्वेशन। जो ऊपर वाली इक्वेशन हम लिखते हैं ना, इस तरह भी आप अभी आप पास पेपर करेंगे, मार्किंग की देखिएगा, उसमें ऊपर वाला भी अलाउड है, वो लिख देते हैं, बट ये ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन है नीचे वाले की, वो अलाउ दोनों कर देता है आपको। एक्चुअली ये जो अमोनिया होता है ना, इसके साथ 2 वाटर भी लगा हुआ होता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तब शो कर लेता है जब बिल्कुल वाटर की प्रेजेंस ही ना हो। ट्राइगोनल प्लान, ओ ट्राइगोनल प्लान कह रहा हूँ, टेट्राहेड्रल। जी 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 जी, ठीक है। असल में देखो, असल बात क्या है, अगर आप प्योर अमोनिया लेते हैं ना, यानी लिक्विड अमोनिया, तो फिर तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ऊपर वाला रिएक्शन होगा। लेकिन अगर एक्वस होगा ना, तो लाजमी होगा, और ये एक्वस है ना, मसला है एक्वस सोल्यूशन देंगे, तो ये एक्वस के अंदर तो ये वाला होगा। अगर आप ये अज्यूम करते हैं मैंने प्योर अमोनिया डाला है बिल्कुल 100%, तो फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे ऊपर वाला होगा, आएगा ना। आप देखें, जब मैंने डायग्राम आपको बनाया था, डायग्राम में बनाया हुआ था मैंने 4 अमोनिया 2 वाटर, उसका आइसोमेरिज्म भी करके दिखाया था मैंने आपको। फिर ठीक है, चलिए, अब मैंने एक फ्लो चार्ट जो है वो नोट्स में डाला हुआ है, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सबको एक जगह मैंने शो कर दिया है। ये तुम लोगों को एज सच कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं नोट सेंड कर दूंगा, उसमें देख लेना। तो ये सारे जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, ये मैंने एक ही जगह लिख दिए हैं कि वाटर के साथ वहां आ रहा है। ठीक है, ये पूरा एक ही के अंदर मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है। ओके, नहीं अभी बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये नोट्स में सेंड करूंगा, उसको आप देख लीजिए। वही सारे रिएक्शन जो है वो इसमें मैंने एक जगह डाल दिया। क्लियर हो गया ये, पक्का? अच्छा, आप दोनों सवालों का जवाब जो मैंने आपको क्वेश्चन कहे थे, पहले तो इसमें y कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेम, दो सवाल करते हैं। y कोऑर्डिनेशन नंबर remains same of complexes when, अच्छा ये पार्ट 1 है, when NH3 is added to Cu2 plus aqueous, और पार्ट 2 है y कोऑर्डिनेशन नंबर चेंजेस, y coordination number changes when or changes ज़ाहिर ऑफ complexes, अब मैं वो नहीं लिख रहा, when Cl minus ions are added to Cu2 plus aqueous।
हाँ जी, कौन बताएगा? देखो, अमोनिया एंड वाटर आर वेरी सिमिलर साइज लिगेंड्स. तो व्हेन सिमिलर साइज लिगेंड्स अंडरगो एक्सचेंज ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होता. मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ. अमोनिया का एमआर है 17, वाटर का एमआर है 18. ठीक है, तो बहुत सिमिलर हैं इनका साइज. जब सिमिलर साइज लिगेंड्स एक्सचेंज करते हैं ना, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज नहीं आता. लेकिन सर क्लोराइड आयन इज मच लार्जर देन वाटर. क्लोराइड आयन का अगर आप देखें 35 होता है ना, 35.5, तो तकरीबन डबल साइज का है उसके. तो जब इतना बड़ा लिगेंड एक्सचेंज करता है ना, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए रिड्यूस हो जाता है कि बिकॉज ऑफ द लार्जर लिगेंड्स, लेस नंबर ऑफ लिगेंड्स कैन अकोमोडेट अराउंड द ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स. तो ये वजह होती है. तो यहाँ पर ये मैं बता देता हूँ इसका पहला आंसर. ठीक है, पार्ट 1, सिंस NH3 and water are similar size ligands, similar sized ligands, therefore the coordination number remains same. Therefore coordination number in complex remains same. सेम. ठीक है, इसका वाटर का एमआर है, एमआर ऑफ वाटर इज 18 एंड एमआर ऑफ अमोनिया इज 17. तो एक वन वे ऑफ लुकिंग एट द साइज इज द एमआर. ठीक है. अच्छा, दूसरा, why coordination number changes? क्योंकि chloride, the size of chloride is much larger than water, therefore less chloride ions can accommodate across the copper tubular ions. सेकंड, मैं अगली स्लाइड ये लिख लिया आप लोगों ने पहले. सेकंड, the size of Cl is much larger than water. Therefore less Cl minus ions can accommodate around Cu2 plus. AR of Cl जो होता है वो 35.5 होता है. ठीक है जी, अभी ब्रेक लें या थोड़ी देर में लें? ले लें. ऐसा कुछ सर, ये सारी रिकॉर्डिंग करनी है, अपलोड करनी है. ठीक है, चलें ब्रेक लें, उसके बाद फिर क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं. अच्छा, पहले ये सबको समझ में आ गया? लिखिए सबने. चलो, लेट्स नाउ डिस्कस कोबाल्ट. अच्छा, ligand, back to work everyone. Ligand exchange reactions of कोबाल्ट जो होंगे ना, वो बहुत आइडेंटिकल होंगे. बिल्कुल आइडेंटिकल क्या, बिल्कुल वैसे ही हैं. आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ Cu2 plus. ठीक है, the only difference is in the colors of complex. तो रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही. बस देखेंगे जहां जहां Cu2 plus था वहां CO2 plus आ जाएगा. देखिए, मैंने बस ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से. मैंने रिएक्शन से लिख लिया. देखो ये वाला, इसका पहला रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ. ये बिल्कुल वैसे ही है. अगर आपने पहले फ्यू ड्रॉप्स अमोनिया डाले,
तो ये मैंने अभी आपको बताया था ना, वही हो जाएगा CuH2O4OH2। ये पहला वाला जो रिएक्शन होता है ना, ये फ्यू ड्रॉप्स पे है अमोनिया के, ठीक है, दिस इज फ्यू ड्रॉप्स, ये फ्यू ड्रॉप्स। बस इसमें बिल्कुल वही रिएक्शन है अभी जो मैंने कॉपर के साथ दिखाया था। अच्छा, यहाँ एक्सेस में, ये एक्सेस, ठीक है। फर्क सिर्फ कलर का है। देखो इसका जो ये होता है ना, ये पिंक कलर का सोल्यूशन होता है, और इसका ये ब्लू, ये पिंक सोल्यूशन है, दिस इज पिंक सोल्यूशन। ये कलर आपको याद करने हैं, कॉपर के और कोबाल्ट के कलर आपको याद होने चाहिए। जी जी, रिएक्शन आप बेशक वापस ना लिखें, कलर्स। और ये जो तुम्हारे पास है ये होता है ब्लू पीपीटी, ब्लू प्रेसिपिटेट, ठीक है। और इसका जो कलर है ना, ये इसको येलो ब्राउन या ब्राउन येलो ब्राउन, ये येलो ब्राउन सोल्यूशन है, ठीक है, दिस इज येलो ब्राउन सोल्यूशन, ठीक है जी। जी जी बोले। अच्छा, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, ये वाला रिएक्शन है सेकंड। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन है ना सेकंड वाला, ये NaOH के साथ, अच्छा उसका भी याद है, उसका NaOH वाला रिएक्शन रह गया था, चलो वो भी इसके साथ ही करा देता हूँ। ये है जब आप एक्वस NaOH ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सिंपली ये वाला रिएक्शन आता है। तो कलर्स तो ये वही वाले ऊपर लिखे हुए हैं इसके कलर्स। ये सेकंड वाला रिएक्शन होता है NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ। और तीसरा वाला रिएक्शन है जब कंसंट्रेटेड HCl के साथ। इसका जो कलर है ये भी ब्लू सोल्यूशन है, ये भी ब्लू सोल्यूशन है। अच्छा, ये NaOH वाला एक रिएक्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सेकंड रिएक्शन है ना, ये NaOH के साथ होता है, NaOH। वो पिछले उसका भी रह गया, मैं अभी आपको बता दूं कॉपर में। ठीक है, या तुम लोग सारे कॉपी क्यों कर रहे हो भाई, बस कलर देख लो ना कॉम्प्लेक्सेस से, तो वही तो रिएक्शन था। NaOH वाला मैं आपको लिखवा रहा हूँ कॉपर में, अभी मैं लिखवा रहा हूँ कॉपर में, ठीक है। देखो जिस तरह से हमने अमोनिया डाला था ना, मैंने आपको बताया था एक तरीका ये भी होता है कि आप एक्वस NaOH डालते हैं, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ये फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया था ना, अगर मैं NaOH डालूं, इफ NaOH aqueous is added to Cu2 plus aqueous। अच्छा, बिल्कुल कोबाल्ट का भी ऐसे ही है ना, सेम है बेटा। जब आप NaOH को डालें, चाहे लिमिट में डालें एक्सेस में डालें, इसका एक ही बिहेवियर होगा। वो बिहेवियर क्या होगा, ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जो अमोनिया का पहला वाला रिएक्शन था। जब आप एक्वस NaOH डालेंगे तो CuH2O6 2 प्लस में 2 OH आइंस आ जाएंगे, तो आप इसको लिख देंगे CuH2O4OH2। ये सॉलिड होता है, सॉलिड प्लस प्लस कितना 2H2O। बस फर्क ये इसमें अमोनिया नहीं होगा, इसके अंदर OH होगा प्लस 2H2O, ठीक है। या मैं बता रहा हूं, आप यूं भी लिख सकते हैं इसको, CuOH2 सॉलिड प्लस 6H2O, ठीक है। ये दोनों अलाउड है, आप ये लिखें या ये लिखें, ये दोनों अलाउड है। ये सॉलिड है, दिस इज
द ब्लू पीपीटी और ये पेल ब्लू सॉल्यूशन। दिखा रहा हूँ, वही सेम बिल्कुल वैसे कॉपर वाला ही है वो भी। चले, ये समझ में आ गया सबको। तो इसमें चाहे लिमिट में हो या एक्सेस में हो, ये दोनों में ऐसे ही चलेगा सेम। इसके अंदर लिमिट एक्सेस का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप कह रही हैं कि मैं कोबाल्ट का दिखा दूं रिएक्शन। ये लिख लिया सबने? ठीक है। अच्छा, बस ये कीजिएगा, ये सबके साथ रिवर्सिबल साइन लगा दें। ये ना रिवर्सिबल, सारे रिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्सिबल जरूरी है। क्लियर? चलो, ये हमारा हो गया लैगिन एक्सचेंज का, जो हमें हमारे सिलेबस में दो थे, लेकिन अभी अब इसके साथ केस स्टार्ट पढ़ना है, तो मैं अब आपको जरा अगली फाइल में केस स्टार्ट जरा सिखाता हूँ। मैं इसकी जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।